हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 18 है। और बेटा जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं, एंड व्हाई एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट। और जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट क्यों होता है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट होता है। लेकिन क्यों होता है, इसको जानने के लिए, आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ एनसीईआरटी के उस चैप्टर में जहां मैंने आपको पढ़ाया था मेगास्पोरोजेनेसिस। और मैंने उस चैप्टर में आपको ये भी बताया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहते किसको है। एक बार फिर दोहराता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है, कैसे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको न्यूसेलस होता है, ओव्यूल पढ़ा रहे थे, तो न्यूसेलस में से न्यूसेलस के अंदर वहां पर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है बेटा, ए लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ न्यूसेलस विद डेंस साइटोप्लाज्म गेट डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल, ये बात भी बताई थी। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है इसमें होती है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलते हैं। तो इस प्रकार मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई और मियोसिस के दौरान जो है 4 मेगास्पोर बने। अब कहानी बेटा अब शुरू होती है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन की, कि आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर, इन 4 मेगास्पोर में से 3 विल डीजनरेट, 3 नष्ट हो जाते एंड रिमेन्स ओनली 1 फंक्शनल, एक केवल जो है क्रियाशील मेगास्पोर बचता है। और यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही डेवलपमेंट करता है फीमेल गेमेटोफाइट का, और इसी फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। याद रखना बेटा, इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। अब बना किससे, इसका मतलब हम जान गए कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसी से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे वो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। देखते हैं बेटा कि जैसे ये हम कोशिश करते हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। तो अब एक चीज मैंने बताया कि कितने मेगास्पोर बने थे, 4। एक बात और बता दूं आपको बेटा कि ये जो 4 मेगास्पोर हैं, मान लीजिए ये 4 मेगास्पोर कैसे बने, ये देखिए 4 मेगास्पोर ऐसे बन रहे होते हैं, ये 4 मेगास्पोर हैं। और ये 4 मेगास्पोर जो बने, आपको ये बात जब न्यूसेलस बताया था तो मैंने आपको चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये भी सब आपको पता है। तो ये मान लीजिए ये चैलेजल एंड है, हम लिख दे रहे हैं, ये एक है चैलेजल एंड, और ये क्या है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड। यहाँ पर 4 मेगास्पोर जब बने न्यूसेलस में, तो इसके बाहर ये देखिए सब न्यूसेलस है, न्यूसेलस की एक सेल जो है इसके अंदर जो है सेल ने बना दिया है मेगास्पोर मदर सेल। क्या हुआ बेटा, इसमें से हमने बताया कि 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब कौन से 3 डीजनरेट होते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से डीजनरेट होते हैं, ये वाला मेगास्पोर डीजनरेट, ये वाला डीजनरेट, ये वाला डीजनरेट। जो चैलेजल एंड वाला मेगास्पोर है यही सरवाइव करता है। और जो इस प्रकार के 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे मेगास्पोर के अरेंजमेंट को लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान 4 मेगास्पोर बनते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। फिर अब बात करते हैं कि कैसे जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा उससे कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। बेटा देखते हैं, जैसे हमने बताया कि ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, और क्या हुआ, इस फंक्शनल मेगास्पोर से बनना है एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये अपना शेप चेंज कर लेता है, कुछ ऐसे शेप का हो जाता है, इलांगेटेड हो जाता है। इलांगेटेड हो गया क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये हो गई वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वैक्यूल के फॉर्मेशन से इसने अपना शेप थोड़ा इलांगेटेड कर लिया। अब इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसमें बेटा होती है माइटोसिस। जैसे ही माइटोसिस हुई तो क्या हुआ, इस माइटोसिस की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया।
2 न्यूक्लियाई बन गए और दोनों न्यूक्लियाई ये न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। क्यों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं? क्योंकि कारण इसका है कि इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया और इसी वैक्यूल की वजह से ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। फिर क्या हुआ इसमें बेटा, दूसरी बार होती है माइटोसिस। हम देखते हैं इसको, ये जैसे ये है मेगास्पोर, इसके अंदर दूसरी बार माइटोसिस हुई, ये वैक्यूल बना दिया हमने। और जब दूसरी बार माइटोसिस हुई तो आपको पता है माइटोसिस होगी तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है इससे बन गए 2 न्यूक्लियाई थे और बन जाते हैं अब 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियाई बन गए। ये हमने बता दिया, 2 जो है दोनों पोल पर, 2 इधर पोल पर है और 2 इधर पोल पर है। एक आपका ये हो गया चैल्जल एंड और एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड। फिर क्या हुआ बेटा, एक बार माइटोसिस फिर होती है इसके अंदर। फिर माइटोसिस जब हुई तो अगला हम देखते हैं क्या होता है कि इसके अंदर ये कंडीशन आ गई, इसमें बन गए 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये क्या हुआ, ये 4 न्यूक्लियाई थे, 2 न्यूक्लियाई, इनसे 4 न्यूक्लियाई बन गए और ये इधर बन गए 4 न्यूक्लियाई कुल मिलाकर के, और ये हो गए बीच में वैक्यूल है। तो इस तरह से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आई कि कैसे जो है मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन बनी। तो इसका मतलब एम्ब्रियो सैक में जो होता है वो 8 न्यूक्लियस। अब याद रखिएगा कि माइटोसिस 3 बार माइटोसिस हुई। पहली बार माइटोसिस हुई तो 1 से 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार हुई तो 2 से 4 न्यूक्लियस और तीसरी बार जब माइटोसिस हुई तो 4 से 8 न्यूक्लियाई बने। यानी कि जब एम्ब्रियो सैक मैच्योर होने लगता है, परिपक्व एम्ब्रियो सैक होने लगता है तो 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन हो जाती है। अब फिर क्या होता है, इन बेटा जो 4 न्यूक्लियाई, ये है 4 न्यूक्लियाई और ये है 4 न्यूक्लियाई, इसमें से जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं इनमें वाल फॉर्मेशन होने लगती है और एक न्यूक्लियस जो है वो फ्री होकर के सेंटर की ओर आने लगता है। ये देखिए आ गया ये, और 3 में वाल फॉर्मेशन हो गई। फिर 3 जो न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर वाल फॉर्मेशन इसमें होने लगी और ये जो एक न्यूक्लियाई है ये फ्री होकर के ये अंदर आने लगा। तो 2 न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ एक आने लगते हैं और ये बन जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 2 हो जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। याद रखिए पोलर न्यूक्लियाई, और इसको कहते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई से सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। फिर क्या होता है, अब जो हम दोनों पोल पर देखते हैं तो चैल्जल एंड पर 3 हमें न्यूक्लियस मिलते हैं और एंड उस पर जो है माइक्रोपाइलर एंड पर भी 3 न्यूक्लियस देखते हैं। अगले डायग्राम में हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ कंडीशन हमें इस तरह से दिखाई पड़ती है बेटा कि ये हो गया ऐसे, ये हो गया और ये आपका ये जो 3 सेल है ये ऐसे बन गई और ये इस एंड पर ये 3 सेल ऐसे बन गई। ठीक है, और बेटा जो ये फ्री न्यूक्लियस ये जो थे ये यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसको हमने बोला सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोला बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये 3 सेल हो गई। अब इसमें न्यूक्लियस गिनते हैं। न्यूक्लियस तो कितना हो गया, एक न्यूक्लियस इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, 3, एक ये 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, कुल मिलाकर के न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का वो 8 न्यूक्लिएट होता है। अब हम दूसरी चीज है कि 7 सेल्ड कैसे होता है, तो समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें सेल की गिनती करते हैं हम, तो एक सेल ये हो गई, एक, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, और बेटा ये सेल नहीं है, ये चौथी, ये 5वीं सेल हो गई, ये 6ठी सेल हो गई। 6 सेल हमें दिख रही। अब 7वीं सेल, तो बेटा ये सब जिसके अंदर हो रहा है, ये जो बड़ी वाली लार्ज सेल है ये 7 सेल हो गया और इसको बेटा हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो इसका मतलब 7 सेल्ड भी हो गया। ठीक है ना, 7 सेल आपको देखने को मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक, अब आपको समझ में आया कि कैसे बना है कि एम्ब्रियो सैक ये 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएट है। अब एक काम करते हैं, हम एनसीईआरटी में जो इमेज बनी है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसको देखिए। तो एनसीईआरटी का बेटा इमेज देखा और फिर एक चीज और देखते हैं कि आपने देखा इसमें कि कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है।
एक काम करते हैं, हम एम्ब्रियो सैक का जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो फिर से आपको एक बार बना के दिखाते हैं कि कैसे इसमें क्या हुआ। फाइनली देखिए बेटा, जो ये हमने बताया कि ये ऐसे बना एम्ब्रियो सैक, और इसमें ये वाला जो एंड है, ये कौन सा एंड है बेटा, ये चैल्जल एंड है। ठीक है, इसको हम सी लिख देते हैं। तो ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। क्या हुआ, जो हमने बताया कि 3 सेल ये ऊपर बनी, ऐसे ये 3 सेल बनी, इन 3 सेल को बेटा बोला गया एंटीपोडल सेल। नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी में फिगर भी बना है, ये एंटीपोडल सेल हो गया। ठीक है बेटा, और जो ये माइक्रोपाइलर एंड पर ये 3 सेल थी, जो ये ऐसे, इसमें ये सेंटर वाली सेल ये हो गया एग, इसको बोला गया, ये कहलाती है एग। और जो साइड में 2 सेल है किनारे की तरफ, ये बेटा कहलाती है साइनर्जिड्स। क्या कहलाती, साइनर्जिड्स। और साइनर्जिड्स 2 होती हैं, दोनों साइनर्जिड्स और एग को मिला करके बेटा बोलते हैं एग आपरेटस। एग आपरेटस बोलते हैं। फिर जो मैंने बताया था आपको कि सेंटर में ये पोलर न्यूक्लियाई जो पाए जाते हैं, ये है ये पोलर न्यूक्लियाई और ये पोलर न्यूक्लियाई, इनको बोला गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये एंटीपोडल सेल हो गई, ये एग आपरेटस हो गया, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गई। ये फाइनली जो है ये क्या है बेटा, एम्ब्रियो सैक का फिगर और एम्ब्रियो सैक। यही डायग्राम, ऐसी डायग्राम जो है आपका एनसीईआरटी में बना है। एक बार उस डायग्राम को भी देख लीजिए, हो सकता है लेवलिंग करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको मिटा दिया गया, ABCD करके यहाँ पे लिख करके पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। तो एक काम करते हैं, वो डायग्राम भी देखिए आप। एनसीईआरटी का जो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखा आपने, एक चीज गौर किया बेटा, उसमें एक चीज और है। नीचे देखिए मैं बना रहा हूं कि ये क्या है, जैसे ये उसके अंदर बना है, आपको मिला है एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या है, जो माइक्रोपाइलर एंड है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड पर जो साइनर्जिड बनी है, ये एग है और एक के पास साइनर्जिड बनी है बेटा। तो एक साइनर्जिड को देखिए, तो इसके अंदर नीचे ऐसे साइनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ते हैं हमें। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बेटा बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस बुक में आप देखिए फिगर में, तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस आपको दिखेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन भी, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है, एबंडेंट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। दूसरी चीज एक काम और करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब इंटर कर रही होती है, पॉलन ट्यूब हमने बताया था ना कि जो पॉलन ग्रेन होता है वहां एंटाइन्स प्रोट्रूड करके पॉलन ट्यूब बनाती है, जिससे 2 मेल गैमीट अंदर की ओर आते हैं। तो जब पॉलन ट्यूब आ रही होती है, उसको कैसे पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, तो साइनर्जिड में जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस हैं, ये उसको गाइड करते हैं, उसको एक रास्ता बताते हैं कि कैसे साइनर्जिड में उसकी एंट्री करना है। तो ये हम कह सकते हैं गाइडिंग प्रोवाइड करती है, गाइडिंग मेंटेन करती है, उसको रास्ता देती है। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस का ये एक फंक्शन हुआ। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अगला क्वेश्चन बेटा आपने पूछा है कि सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स में जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होता है तो उसमें ओवरी वाल का क्या होता है बेटा, तो आपको याद होगा ओवरी वाल जो है वो पेरिकार्प में बदल जाती है या फ्रूट वाल में बदल जाती है। पेरिकार्प को ही हम फ्रूट वाल कहते हैं। फिर आपने पूछा कि स्टिग्मा और स्टाइल, तो बेटा स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं वो फॉल डाउन, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं स्टिग्मा और स्टाइल। आपको याद होगा सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब मैंने बताया था, सब फॉल डाउन हो जाते हैं। जिसमें से कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें जो सेपल्स जो है वो कुछ पाए जाते हैं, नहीं तो ये फॉल डाउन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक चीज और पूछा आपने कि सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में फ्यूनिकल, तो बेटा फ्यूनिकल जो है वो स्टाक ऑफ सीड बन जाता है, सीड का स्टाक बन जाता है एक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने पूछे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन एक और है बेटा कि सिल्वीकल्चर क्या है। बेटा सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट प्लांटेशन को कहते हैं, फॉरेस्ट प्लांटेशन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो लार्जेस्ट फ्लावर क्या है, तो बेटा जग जाहिर है लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिसिया होता है, याद रखिएगा।
अरे शायद एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज एंथोलॉजी। गुड क्वेश्चन बेटा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स को, इसी चैप्टर का है, स्टडी ऑफ फ्लावर को हम एंथोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन और भी शायद है, हाँ, लार्जेस्ट फ्लावर जिसने पूछा था मैंने बताया रेफ्लिसिया, इसके साथ में स्मॉलेस्ट फ्लावर भी पूछा गया है बेटा, स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया होता है। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एम्ब्रियो सैक आपको अच्छी तरह से समझ में आया। इसको आप फिर से क्या करिएगा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।